जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फोर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। जैसा कि अभी हम लोग एनसीईआरटी के एमसीक्यू क्वेश्चंस का एक सीरीज चलाए जा रहे हैं, जिसमें अभी हम लोग पॉलिटी को देख रहे हैं। पॉलिटी का अब तक 9 क्लास हो चुकी है, आज 10वां सेशन होने वाली है। इस पर हम लोग अभी जो है भारत का संवैधानिक विकास का लास्ट चैप्टर मतलब चैप्टर नंबर 4 का जो है भारत का संवैधानिक विकास का आज लास्ट सेशन देखने वाले हैं। आज हम लोग कंप्लीट कर देंगे भारत का संवैधानिक विकास के जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनाए जा सकने वाले थे, वैसे क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस कर चुके होंगे। ओके, तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन में नए चैप्टर के साथ हम लोग नए सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो आज के सेशन में हम लोग भारत का संवैधानिक विकास का जो है अंतिम पड़ाव पर है, उसको देखते हैं। तो आज के सेशन का पहला सवाल क्या कहा जाता है, 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जाता है संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। ये देखिए, ये क्वेश्चंस कई बार लगभग एग्जामिनेशन पूछे जा चुके हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आपको जो है कूट वाले में भी पूछे जा सकते हैं। कहा जा सकता है कि संविधान सभा के चुने गए अध्यक्ष यानी अस्थायी अध्यक्ष में जो है ना कोई एक नाम दे देगा, आपको उसमें ढूंढना होगा कि मतलब वो सही है या नहीं है। तो इस तरह से हम लोग को ध्यान देना होगा। ओके, जो भी अस्थायी अध्यक्ष हैं वो तमाम अध्यक्षों के नाम आपको याद कर लेने चाहिए। अस्थायी और अध्यक्ष कौन थे, सदस्य कौन कौन सब थे, इन तमाम चीज़ों को आप लोग को याद कर लेनी है। ठीक है, तो जैसे इसमें आपके ऑप्शंस हैं, कहा जाता है डॉक्टर BR अम्बेडकर हो गया, या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो गया, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गया, या S राधाकृष्णन हो गया। इन तमाम ऑप्शनों में से एक ऑप्शन सही है, तो उसको आपको बताना है क्या होगा इसका सही जवाब। देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये अस्थायी अध्यक्ष हुआ करते थे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जैसे मैंने आपको बताया था कि कोर्ट वाला में भी पूछे जा सकते हैं, तो कहा जा सकता है कि संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये इस तरह से हमारे कोर्ट सही हो जाएंगे। अगर इसी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जगह पे यहाँ पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो सकता था, या डॉक्टर BR अम्बेडकर हो सकता है, ऐसे भी दिए जा सकते हैं। तो हम लोग को ये ऐसे ध्यान देना है ना। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद जैसे इसमें देखिए क्या कहा जाता है, 9 सितंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसकी अस्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया। तो आपको इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं भारतीय संविधान के जो है ना अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब निर्वाचित किया गया, तो आपको डेट पूछे जा सकते हैं। तो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को इसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसको कब दिया गया, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। ये भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। 28 में क्या कहा जाता है, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। यानी कि संविधान सभा के जो सभा के सम्मुख संविधान है उसकी प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। इस सम्मुख संविधान की प्रस्तावना जो होती है उसके प्रस्तावों को उसका मतलब इस उद्देश्य को इस रखने का उद्देश्य किसका था, इसके बारे में आपको ढूंढना है। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद BR अम्बेडकर हो गया, या BN राव हो गया, या महात्मा गांधी हो गया। इसका जवाब बताइए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा इसका सही जवाब। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था, जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है हमें। तो कहा जाता है कि संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि उसी को सम्मुख संविधान की प्रस्तावना प्रस्तुत किया, जिसे 22 जनवरी 1946 को पारित किया गया। यही उद्देश्य प्रस्तावना के रूप में प्रारूप बना है। ठीक है, तो ये हमें ये भी ध्यान रखना है, या तो उद्देश्य प्रस्ताव हो सकता है या तो सम्मुख संविधान हो गया। इसके बारे में हम लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपका 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को कौन हुआ था, उद्देश्य प्रस्ताव। उसके बाद जो है ना 22 जनवरी 1947 ईस्वी को जो इसका उद्देश्य प्रस्ताव का प्रस्तावना को प्रारूप बना दिया गया। ओके, तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है। कहा जाएगा संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत किया था, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 में आपका कहा जाता है कि भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे। ये आज के सेशन में ज़्यादातर आपको फैक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, फैक्ट वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को भी ध्यान रखना, ये सब आपके कोर्ट वाले में डायरेक्टली देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कहा जाता है भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे, 7, 9, 12 या 15 हुए थे, बताइए।
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12 जो अधिवेशन हुए थे। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना। कहा जाता है कि भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा और कुल 11 अधिवेशन हुए थे। कुल अवधि 165 दिन हुए। ठीक है, और संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर करने के लिए 12वां अधिवेशन 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी। देखिए ये जो है आपको ये भी ध्यान रखना है कि भारत के संविधान को बनने में कितने समय लगे थे। ये समय आपको 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। ये कई एग्जामों में पूछा गया है, बीपीएससी में कई बार पूछे गए हैं, स्टेट पीसीएस में कई बार पूछे गए हैं, आपके कूट वाले में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये भी हमें देखना है ना, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन भारतीय संविधान बनने में समय लगा था। ठीक है, उसके बाद कहा जाता है इसमें बनने से जो इसका लागू हुआ था ना, यानी कि इसका टोटल जो 11 अधिवेशन हुआ था, लेकिन हम लोग बताएं 12। ठीक है, वो 11 अधिवेशन क्यों हुआ, देखिए इसका 11 अधिवेशन समय जो है ना, अधिवेशन होने में कितना समय लगा था, 165 दिन हुआ था। और 12वां अधिवेशन जो है ना कब हुआ था, ये 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। ये जो है संविधान सभा के सदस्यों द्वारा भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर करने के लिए जो है ये 12वां अधिवेशन चलाया गया था। तो ये भी हमें दिखाना है, मतलब समझाना है, याद रखना है कि 12वां अधिवेशन का उद्देश्य क्या था। तो उद्देश्य हमारा यही था कि संविधान सभा के सदस्यों द्वारा भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर करने के लिए जो है हम लोग 12वां संशोधन अधिवेशन चालू किए थे, जो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी। ये भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर आप 30 का देखते हैं। कहा जाता है भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था, मतलब किसके द्वारा जो है भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था, डॉक्टर BR अम्बेडकर या BN राव द्वारा या KM संथानम द्वारा या KM मुंशी द्वारा। बताइए, प्रथम प्रारूप जो है ये BN राव के द्वारा तैयार किया गया था। ये भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था, BN राव के द्वारा तैयार किया गया था। ये हमें ध्यान रखना है। ओके, ये उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 31, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है। जैसे हम लोग अब तक देखे थे ना, मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया था, उसके बाद नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया था, मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया था, उसी प्रकार हम लोग को कहा जाता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची जो है किस देश से हम लोग लिए थे, तो इसका ऑप्शन एक है सोवियत संघ हो गया, या ऑस्ट्रेलिया हो गया, या इटली हो गया, या कनाडा हो गया। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, समवर्ती सूची जो है ना ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। ओके, समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया था, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। ये हमें ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 32। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहा जाता है कि राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। देखिए, ये राज्यसभा में गठित प्रतिभा हो गया, अनुभव हो गया, सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता किसके निम्नलिखित उदाहरणों से प्रभावित हुए थे। आपके ऑप्शन है आयरिश गणतंत्र, या कनाडा हो गया, या संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, या ऑस्ट्रेलिया हो गया। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयरिश गणतंत्र के से ये प्रभावित हुए थे। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कहा जाता है, मिलान करने के लिए कहा जा रहा है। तो आपको सूची 1 सूची 2 में आपको देखने के कहा जाता है। सूची 1 में है भारत के संविधान के उपबंध। ठीक है, भारत के संविधान के उपबंध बोले तो जैसे संविधान संशोधन हो गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो गया, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, ये तमाम चीज़ें, संघ राज्य संबंधी, ये तमाम चीज़ें जो है ना आपको भारतीय संविधान के उपबंध हो जाएंगे। उसके स्रोत यानी कि किस देश से लिए थे उसके बारे में हमको ढूंढना है। जैसे कहा जाता है कि संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया था, तो आपको उस तरह से ढूंढना है। थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ ताकि आप आंसर बता पाओगे। ठीक है, तो आप बताओ संविधान संशोधन से कहाँ से लिया गया था। संविधान संशोधन जो है हम लोग कहाँ से लिए थे, ये दक्षिण अफ्रीका से लिए थे, है ना। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हम लोग लिए थे, याद है ना। उसके निर्देशक तत्व हम लोग कहाँ से लिए थे, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। जो हम लोग कहाँ से लिए थे, आयरलैंड से लिए थे, जो कि आयरिश संविधान भी कहा जा सकता है। देखिए आयरिश हो या आयरलैंड हो गया, बात वही है। ओके, आयरिश संविधान कब लिए थे, 1937 ईस्वी में लिए थे। और ये आयरलैंड जो है ना किससे लिया था, स्पेन से लिया गया था। ये भी हमें ध्यान रखना है ना, कई बार पूछे जा चुके हैं, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद कहा जाता है राष्ट्रपति का आपात अधिकार, ये आपका जो है जर्मनी से लिया गया था। ठीक है, उसके बाद संघ राज्य संबंध जो है ये कनाडा से लिया गया था। तो इस तरह से हम लोग को क्या मिल रहा है, 1 का 3 आ जाएगा, उसके बाद बी का जो है 4 आ जाएगा, उसके बाद सी का जो है 1 आ जाएगा, उसके बाद डी का आ जाएगा 2, यानी कि 3 4 1 2, 3
3 यहाँ पे है, 3 4 1 यही तो है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा, है ना। तो फिर से मैं बता दे रहा हूँ, फिर से आप देखिए ध्यान से। क्या कहते हैं, संविधान संशोधन जो है ये आयरलैंड से लिया गया था। नीति निर्देशक तत्व जो ये सॉरी गलत मिस्टेक, ये संविधान संशोधन जो है ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। उसके नीति निर्देशक तत्व जो है ये आयरलैंड से लिए थे। और उसके बाद राष्ट्रपति का आपात अधिकार जो है ये जर्मनी से लिए थे। उसके बाद संघराज संबंध जो ये कनाडा से लिए थे। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी में इसका सही जवाब है, ठीक है। तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लगा सकते हो। तो उसका नेक्स्ट वैसे इसका पीडीएफ बहुत जल्द टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होने वाली है, तो आप सभी वहाँ से ले सकते हो। कहा जाता है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कहा जाता है, निम्नलिखित में से कौन 1919 में दिल्ली में हुए अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया था। यानी कि खिलाफत सम्मेलन जो खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष कौन चुने गए थे, जो कि 1919 ईस्वी में हुआ था। इसके बारे में तो आप सभी को पता होगा कि कौन हो थे। तो इसका कॉमेंट बॉक्स में आप आंसर करोगे, मैं नहीं बताने वाला, ठीक है। चलो इसका आंसर आपको बताओगे, जैसे मोतीलाल नेहरू थे या महात्मा गांधी थे या एम एस जिन्ना हो गया या शौकत अली थे। कौन थे खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष, कौन थे जो 1919 ईस्वी में हुआ था, बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 35 में क्या कहा जाता है, भारत में द्वैत शासन सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसके अधीन आरंभ किया गया। यानी कि द्वैत शासन कब चालू किया गया, तो इसके बारे में आपको पता है। मैंने इसी चैप्टर में मैंने इसके बारे में तीन क्वेश्चन इसी से संबंधित आपको बताया। जैसे कि आपको ये भी बताया था कि आपका अधिवेशन जो है ना, जैसे 1919 हो गया, 1935 हो गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। लगभग यही आंसर रहेंगे, ठीक है। तो 1919 ईस्वी में कब क्या हुआ था, किसके द्वारा यह द्वैत शासन लागू किया गया था, इसके बारे में हम लोग को ढूंढना है। देखिए, मार्ले मिंटो सुधार हो गया, या आपका चेम्सफोर्ड सुधार हो गया, या साइमन आयोग योजना हो गया, या भारत सरकार अधिनियम हो गया। बताइए इसका क्या सही आंसर होगा। द्वैत शासन जो ना ये 1919 ईस्वी में हुआ था। 1919 ईस्वी में क्या हुआ था, चेम्सफोर्ड सुधार के माध्यम से इसको लाया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, चेम्सफोर्ड सुधार। इसके बारे में हम लोग पिछले कई क्वेश्चन देख चुके हैं, इससे संबंधित, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। कब हुआ था, 1919, ठीक है। ये भी हमें ध्यान रखना है। द्वैत शासन कब लागू किया था, 1919 में, किसके द्वारा, चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 और आज के सेशन का और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन यही रहेगा 36, ठीक है। उसके बाद हम लोग नई चैप्टर में नए सेशनों के साथ शुरू करने वाले हैं। तो कहा जाता है 36 में निम्नलिखित में से कौन सी भारत सरकार अधिनियम 1919 की मुख्य विशेषताएं थी या था, ठीक है। तो आपको 1919 ईस्वी का, जैसे मैंने बताया था आपका 1919 और 1935 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो यहाँ पे 1919 के बारे में कहा जा रहा है। तो कहा जाता है ऑप्शन नंबर 1 में, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रारंभ किया गया था। 1919 में किया गया था या नहीं, ध्यान से पढ़ो। उसका कहा जाए, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी विधानमंडलों का विस्तार तथा पुनर्गठन, बिल्कुल ये तो किया था, याद है भाई, इसको देखे हुए जैसे चेम्सफोर्ड सुधार नियम है ना, उसी से संबंधित है ना। तो ये 1919 ईस्वी का ही बात कहा जा रहा है, यानी कि चेम्सफोर्ड सुधार के बारे में ही कहा जा रहा है, ठीक है। तो आप दोनों से रिलेट करो, क्या क्या था। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी, यानी कि पहले क्या था, प्रांतों में जो है द्वैत शासन था, उसके बाद केंद्र द्वारा उसको प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार किया गया, उसका पुनर्गठन भी किया गया था, याद है ना। थोड़ा सा भाषा में अंतर है, लेकिन उसका अर्थ जो है वही है। उसके बाद कहा जाता है, केंद्र और प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार तथा पुनर्गठन, देखिए वही तो बात है, इसमें भी फिर से रिपीट है ना। तो ये 2 और 3 इसका देखने को मिल रहा है, सही है। उसमें अगला क्या कहा जाता है, नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर बताना, मतलब सही ही बताना। तो हम लोग का 2 और 3 जहाँ पे होगा वही सही होगा, 2 और 3 यहाँ। ऑप्शन नंबर डी में इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका देख सकते हो आप, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। तो इसका ये और ये सही आ जाएंगे, ओके। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 को भी देख चुके हैं यहाँ में, ना। युद्ध के बाद भारत की प्रशासनिक व्यवस्था में जो बदलाव लाए गए वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार दिए हुए 1919 में लागू किया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग 36 क्वेश्चन देखें। भारत के संवैधानिक विकास में हम लोग बहुत जल्द नेक्स्ट सेशन में नए चैप्टर के साथ हम लोग आने वाले हैं, तो आप लोग उसको जरूर रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद हम लोग नए चैप्टर के साथ हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे। उम्मीद करता हूँ आज के सेशन आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित हुआ होगा। और एक निवेदन है, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट करें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट के माध्यम से किसी प्रकार का दिक्कत हो या क्लास का रिव्यू देना जरूर दीजिए, और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।